अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के पहले 5 प्रैक्टिकल्स के बारे में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की कॉपी में टोटल आपके 14 प्रैक्टिकल्स आते हैं, जिसमें से पहले 5 प्रैक्टिकल्स जो हैं वो डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन के हवाले से हैं। डोजेज फॉर्म से मुराद है दवाई की शक्ल के मेडिसिन आपके पास किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपके प्रैक्टिकल में जब थ्योरी का सवाल आता है तो उसमें एक सवाल जो आपको रिटर्न के लिए दिया जाता है उसमें लाजमी तौर पर किसी न किसी डोजेज फॉर्म की प्रिपरेशन पूछी जाती है। वो डोजेज फार्म टैबलेट भी हो सकती हैं, वो डोजेज फार्म सिरप भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकती है, या वो इमल्शन भी हो सकती है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है आपके पास टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपने वेट ग्रेनुलेशन मेथड से करनी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है अगेन टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग, बट वो आपने ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से करनी है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि हम सिरप को कैसे बना सकते हैं। फोर्थ में हम देखेंगे कि सस्पेंशन कैसे बनाई जाती हैं, और फिफ्थ में हम इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पहले 5 प्रैक्टिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं। इसमें से लाजमी तौर पर आपसे एक सवाल जो है वो लिखने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टैबलेट्स को तैयार करना बाय द वेट ग्रेनुलेशन। अच्छा, जब भी आपका कोई भी प्रैक्टिकल आएगा तो आपने कुछ हेडिंग्स देनी होती हैं। वो हेडिंग्स कौन कौन सी है? पहली हेडिंग जो है वो आपने थ्योरी की देनी है। थ्योरी या आप डेफिनेशन भी इसको कह सकते हैं। जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया गया है, चाहे वो टैबलेट्स का है, सिरप्स का है, कैप्सूल्स का है, आपने उस टैबलेट की, सिरप की या कैप्सूल की आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो कॉपी में लिखी हुई है, या आपने जो डेफिनेशन याद की हुई है अपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर, आप वो वाली डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। वो आप फर्स्ट ईयर वाली भी ऐड कर सकते हैं या आप सेकेंड ईयर वाली भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है जी। तो पहली हेडिंग तो आपके पास हो गई कि आपने डेफिनेशन या थ्योरी बतानी है। सेकंड हेडिंग जो है वो आपने अपरेटस बताना होता है। अपरेटस लाजमी होता है। अपरेटस में आप 3 चीज़ें याद कर लें। एक तो वेइंग बैलेंस, जिससे आप वज़न करते हैं किसी भी चीज़ का। दूसरी चीज़ बीकर, और तीसरी चीज़ स्टिरर, जिससे हम मिक्स करते हैं। ये 3 ऐसे आपके ऑपरेटर्स हैं जो आपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने हैं। ठीक है। इसके अलावा जब एक एक्सपेरिमेंट याद करना शुरू करते हैं तो फिर आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में या पेपर में ना याद रहे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो आप इन 3 के नाम भी लिखाएं तो भी ओके हो जाएगा। फिर फोर्थ चीज़ पे आपने लिखना होता है इंग्रेडिएंट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, कि आपने ये बताना है कि जब भी आपने कोई डोजेज फॉर्म बनानी है या कोई भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन कौन से अज्जा इकट्ठे करने होते हैं। ठीक है। इसमें आपने जस्ट नाम बताने हैं केमिकल्स के, कि ये केमिकल्स हमने यूज़ करने हैं। इसमें आपने अमाउंट नहीं बतानी कि कितनी अमाउंट में यूज़ करना है। कोई एक आध प्रैक्टिकल है जिसमें अमाउंट बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ सिर्फ आपने केमिकल्स के नाम बताने। इसके बाद आपने बताना है प्रोसीजर क्या होता है, कि आपने किस केमिकल को किस तरह से मिक्स करना है, कितना पानी डालना है, आपने वो वाली चीज़ बतानी है। उसके बाद आपने बताना होता है लास्ट में कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने बताए हैं उन इंग्रेडिएंट्स को आप क्यों डाल रहे हैं, उनका एक एक काम आपने बताना है। ये जो काम है ना, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि हम टैबलेट्स बना रहे हैं और टैबलेट्स के अंदर हम स्टार्च डाल रहे हैं, तो स्टार्च आपको पता है, स्टार्च एक शुगर है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसको हम क्यों डालते हैं? ये आपकी जो भी प्रोडक्ट होता है उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है, उसको जोड़ता है, उसको आपस में बाइंड करने में मदद देता है। तो इस तरह से आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स के रोल जो है वो पता होने चाहिए कि किस इंग्रेडिएंट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में आपने बताना है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है? एहतियात। हम 3 एहतियात पढ़ेंगे और ये तीनों की तीनों एहतियातें आपने हर तरह के प्रैक्टिकल में लिख देनी है। बेसिकली आपने थ्योरी जो लिखनी है, पहला हेडिंग आपने क्या लिखनी है? थ्योरी। थ्योरी के अंदर आपने क्या बताना है? थ्योरी के अंदर आपने डेफिनेशन बतानी है। जो भी प्रैक्टिकल आपके पास आया हुआ है वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या बतानी है? दूसरी चीज़ आपने ऑपरेटर्स बताना है। ऑपरेटर्स में 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो आपने सबके अंदर लिखानी है। उसके बाद आपने इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। इंग्रेडिएंट्स सबके अलग अलग हैं, वो आपने याद करने हैं। फिर प्रोसीजर बताना है। प्रोसीजर जो है वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। प्रोसीजर भी सबके अलग अलग हैं। फिर आपने इंग्रेडिएंट्स का रोल बताना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। और लास्ट में आपने प्रिकॉशन बतानी है, जो कि हमने तमाम प्रैक्टिकल्स में सेम लिखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स बाय द वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है। अब पहला एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है? प्रोसीजर का फ़र्क है। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स भी सेम है, थ्योरी भी सेम है, ऑपरेटर्स भी सेम है, प्रिकॉशन भी सेम लिखाएंगे, रोल ऑफ इंग्रेडिएंट भी आप सेम लिखेंगे। फ़र्क आपने कहाँ डालना है? सिर्फ प्रोसीजर में फ़र्क डालना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जी थ्योरी। थ्योरी क्या है? अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यही याद करनी है। आप क्या लिख सकते हैं? आप बताएंगे जी टैबलेट्स जो हैं वो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं। यूनिट का मतलब होता है सिंगल, सॉलिड मीन हार्ड होती हैं, डोजेज फॉर्म मीन दवाई की शक्ल के।
टैबलेट हमारे पास ऐसी हार्ड दवाई की शक्लें हैं जिसको हमने सिंगल टाइम इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट को आधा खाएंगे और आधा आप रख देंगे। जब भी आप कोई भी टैबलेट निकालेंगे तो आपने उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करना होता है। इस तरह की प्रिपरेशन को हम यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टैबलेट्स के अंदर ड्रग होती है। अब सिंगल ड्रग भी होती है किसी टैबलेट के अंदर, किसी टैबलेट के अंदर जो ड्रग होती है या सॉल्ट जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कंसिस्ट होती है ड्रग या मिक्सचर ऑफ ड्रग। या तो इसमें एक ड्रग हो सकती है या इसमें बहुत सारी ड्रग्स हमने ऐड की हुई होती हैं। एंड अदर एक्सीपियंट्स, एक्सीपियंट्स का मतलब होता है इजाफी चीज़ें। फॉर एग्जांपल टैबलेट को बनाने के लिए हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, कलर्स ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं। उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। उसके अंदर डिसइंटीग्रेंट्स ऐड करते हैं जो कि टैबलेट को बॉडी के अंदर जाके तोड़ने में मदद देते हैं। इसके अलावा टैबलेट्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि इसको महफूज रखते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ाने में मदद देते हैं। तो ये तमाम इन चीज़ों को जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा होती हैं, जो ड्रग के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम एक्सीपियंट्स कहते हैं, ठीक है। आप जस्ट इतना भी लिखाते हैं तो ओके। उसके बाद जो आगे लिखा हुआ है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपरेटस में क्या क्या यूज़ करेंगे, अपरेटस में आप वेट बैलेंस यूज़ करेंगे। वेट बैलेंस क्या होता है, वेट बैलेंस इस तरह से एक मशीन होती है जिसके ऊपर हम मेजर करते हैं कि हमने 1 ग्राम लेना है तो 2 ग्राम लेनी है, कोई पाउडर 3 ग्राम लेना है तो इसके ऊपर रीडिंग्स आ जाती हैं ग्राम्स में। और इसके अलावा हम ये सीव, आपको छन्नी दिखाई दे रही है जैसे कि आप आटा छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये छन्नी आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। देन आप ट्रे का इस्तेमाल करेंगे। सीव है, सीव का मतलब होता है छन्नी। बीकर, आपको पता है बीकर जो है वो मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्टीरर क्या होता है, स्टीरर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिक्स करने वाला। पेस्टल एंड मोटर क्या होती है, यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है जिससे हम चीज़ों को पीसने के लिए, रिगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पेस्टल एंड मोटर कहते हैं। और आपने हॉट एयर अवन इस्तेमाल करना है। हॉट एयर अवन चॉइस है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, बट बेहतर है कि आप लिख लें, ठीक है। तो अपरेटस आपको तब याद होता है जब आपको प्रोसीजर पता हो। जब आपको प्रोसीजर पता होता है तो आपको पता होता है कि हमने इस प्रोसीजर से दवाई बनानी है तो इसमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। अब इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको आप API भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पैनाडोल बनाना चाहते हैं तो उसका API है पैरासीटामोल, तो आपको पैरासीटामोल ड्रग चाहिए। अगर आप ब्रूफिन बनाना चाहते हैं तो उसका जो API है या उसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो है आइबोप्रोफिन। तो जिस तरह की आप टैबलेट बना रहे हैं उस हिसाब से आपको उसका सॉल्ट चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया है कि हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके अलावा आपको लैक्टोज चाहिए। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हमें प्यूरिफाइड वाटर, साफ़ सुथरा पानी चाहिए, स्टार्च चाहिए और मैग्नीशियम स्टीरेट चाहिए। अब जितने भी इंग्रेडिएंट आपने लिखे हैं आपको ईच इंग्रेडिएंट का रोल पता होना चाहिए कि ये इंग्रेडिएंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपसे वाइवा में लाजमी तौर पर पूछा जाता है। बच्चे मुझसे अक्सर कह रहे हैं कि मैडम आप हमें बताएं कि इंडस्ट्रियल में किस तरह के वाइवा पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल का जो ज़्यादातर वाइवा है वो आपकी कॉपी से ही पूछा जाता है। आपसे यही बातें पूछी जाती हैं कि हम टैबलेट्स को कैसे बना सकते हैं। आप कहते हैं जी वेट ग्रेनुलेशन से बना सकते हैं, पूछेगा मेथड बता दें, ठीक है। फिर आप जब मेथड बताना शुरू करेंगे आप बताएंगे इसमें ये इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तो पूछेगा इस इंग्रेडिएंट का क्या रोल है। आपसे पूछ सकता है सिंपल सिरप कैसे बनाते हैं, आपसे पूछ सकता है जी कि आप जो है वो सस्पेंशंस कैसे बनाते हैं, ऑयल इन वाटर सस्पेंशन क्या होती है, वाटर इन ऑयल सस्पेंशन क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल का वाइवा मोस्टली जो है वो आपकी कॉपी से होता है। तो अगर आपने कॉपी बहुत अच्छे से याद की होगी तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर ज़रा देखिएगा, सबसे पहले जो पहली 2 लाइनें हैं वो आपने तमाम प्रोसीजर में सेम लिखनी है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने ऑपरेटर्स को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना है। सो वॉश एंड क्लीन ऑल द ऑपरेटर्स। जो आपने ऑपरेटर्स ऊपर नाम लिखे हैं उन तमाम को इस्तेमाल करने से पहले धो लें और उनको साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए, जैसे कि आपने स्टार्च का नाम लिया है, मैग्नीशियम स्टीरेट का नाम लिया है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपने इनका बाकायदा वज़न करना है। अब वज़न कितना करना है ये हमारी ऑफिशियल बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, USP के अंदर लिखा हुआ होता है, BP के अंदर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश फार्माकोपिया से कोई टैबलेट बना रहे हैं तो उस टैबलेट की, अगर आप पैनाडोल बना रहे हैं, ठीक है, तो पैनाडोल बनाने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनके नाम और उनकी क्वांटिटी ऑफिशियल बुक्स के अंदर लिखी हुई होती है। तो जितनी अमाउंट लिखी होती है उस हिसाब से हमने अमाउंट जो है वो वेट बैलेंस में जाके मेजर कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ नाम बता रहे हैं, अमाउंट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम एग्जैक्ट टैबलेट का नाम नहीं बता रहे कि हम कौन सी टैबलेट तैयार कर रहे हैं।
जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे आपने उन तमाम को अच्छे से वज़न कर लेना है। अगर 1 ग्राम लिखा है तो आपने 1 ग्राम ही वज़न करना है, 1.1 ग्राम नहीं करना, या 0.9 ग्राम आपने वेट नहीं करना, एग्जैक्ट अमाउंट में आपने वेट करना है। ये तो जो 2 लाइंस हैं ये आपने सब में सेम लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंड एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली। जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से आप 4-5 जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, आपने क्या करना है, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या करना है, फॉर वेट ग्रेनुलेशन मेथड। अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ये बात आपने याद रखनी है। पेपर में अगर वेट आएगा तो आपने वेट का प्रोसेस लिखना है, अगर उसने ड्राई दिया है तो आपने ड्राई का प्रोसेस लिखना है। अब वेट में क्या करते हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड में स्क्रीन द लम्प्स मास थ्रू द सीव। अब आपने क्या किया, आपने जितने भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स थे ना, आपने उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को उठाया, और सिवाय मैग्नीशियम स्टीरेट के। ठीक है, मैग्नीशियम स्टीरेट नहीं लेना। अभी आपने क्या क्या लेना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट थे, एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्टार्च, लैक्टोज एंड वाटर। इनको लेना है और उनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो आप समझे जैसे आप आटे की एक लई बना लेते हैं ना, आटा गूंथते हैं तो उसका एक डो सी बन जाती है, ऐसी आपके पास एक डो बन जाएगी। जब वो डो बन जाएगी तो आपने छन्नी लेनी है और उस डो को उस छन्नी के ऊपर रगड़ना है। जब आप उस डो को उस छन्नी के ऊपर रगड़ेंगे तो छन्नी के अंदर सुराख होते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या छोटे छोटे जो दाने हैं वो छन्नी में से निकल के नीचे जो आपने ट्रे रखी होगी उसके अंदर वो दाने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्योंकि दाने गीले हैं इसलिए हम इसको कहते हैं वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ग्रेन्यूल्स मीन दाने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रीन द लंप। लंप क्या मतलब होता है, लंप का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जुड़ी हुई हो उसको हम लंप कहते हैं। थ्रो द सीव, सीव में से, छन्नी में से आपने उस मादे को, जो आपने डो की तरह का मादा बनाया है, उसको छन्नी में से हिलाना है। जब आप हिलाएंगे तो नीचे क्या आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे ट्रे के अंदर। अब क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स गीले हैं तो आपने उनको सुखाने के लिए उसको ओवन में रख देना है, जो कि हॉट एयर ओवन है। टेम्परेचर आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। जब आप उसको 1 मिनट के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखेंगे तो वो दानों के अंदर से या ग्रेन्यूल्स के अंदर से पानी उड़ जाएगा। अब वो ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, अब वो ग्रेन्यूल्स सख्त हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस ग्रेन्यूल्स के अंदर लुब्रिकेंट डालना है। लुब्रिकेंट क्या होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट जो हमने ऊपर एक्टिव इंग्रेडिएंट के अंदर पढ़ा है वो लुब्रिकेंट है। अब आपने उस लुब्रिकेंट को इन दानों के ऊपर, यानी आप ऐसे समझे कि छोटे छोटे से आपके पास दाने बन गए हैं, जैसे चावल के दाने होते हैं या जैसे दाल के दाने होते हैं, उसके ऊपर आप मैग्नीशियम स्टीरेट अप्लाई करें। मैग्नीशियम स्टीरेट क्या होता है, ये ऑयल की तरह का एक केमिकल होता है जो कि आपके दानों को थोड़ा सा ग्रीसी कर देगा, चिकना कर देगा। अब हमने दानों को चिकना क्यों किया है, वो हमने इसलिए किया है कि अब हमने इन दानों को मशीन के अंदर डालना है। कौन सी मशीन के अंदर, कंप्रेस करने वाली, प्रेस करने वाली मशीन के अंदर डालना है, कि जो कि आपके दानों को पीस कर इससे टैबलेट बनाएगी। ठीक है, एक हैवी मशीन होती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न डाला जाता है, लिहाजा वो दानों को, ग्रेन्यूल्स को पीस कर उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर देती है। अब ऑयल डालने का मकसद ये है कि अगर हमने ग्रेन्यूल्स के ऊपर ऑयलिंग नहीं की हुई होगी, अगर हमने मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ लुब्रिकेंट नहीं डाला होगा, तो जब हम उसको मशीन के अंदर रखेंगे और पाउडर को या ग्रेन्यूल्स को हम प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो है तो पाउडर ही ना अंदर से, तो वो पाउडर जो है वो आपकी मशीन के अंदर जम जाएगा और आपकी टैबलेट का जो अमाउंट है वो सही से बाहर नहीं निकलेगी, तो कुछ पाउडर आपकी मशीन में रह जाएगा। लिहाजा टैबलेट को मशीन के अंदर चिपकने से बचाने के लिए हम उसके अंदर मैग्नीशियम स्टीरेट डालते हैं। आई होप ये आपको प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वज़न करना है। वज़न करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, सिवाय किसके, मैग्नीशियम स्टीरेट के। मिक्स करने के बाद आपके पास एक डो सी बन जाएगी, एक मादा बन जाएगा, उसको आपने छन्नी में से गुजारना है। जब आप छन्नी में से गुजारेंगे तो नीचे आपके पास ट्रे में छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे जो कि गीले होंगे। अब आपने उन ग्रेन्यूल्स को 1 मिनट के लिए हॉट एयर ओवन में डालना है। कितनी देर के लिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मिनट के लिए आपने उसको रखना है। जब आप उसको निकालेंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद आप उसके ऊपर मैग्नीशियम स्टीरेट जो कि लुब्रिकेंट है, चिकनाहट है, वो आपने डालना है। डालने के बाद आपने उसको मशीन के अंदर रखना है और टैबलेट को प्रेस करना है। जब आप टैबलेट को प्रेस करेंगे तो आपके पास टैबलेट जो है वो प्योर फॉर्म में बन के आपके पास आ जाएंगे और कोई भी मटीरियल जो है वो मशीन के अंदर नहीं चिपकेगा। देन आता है रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि इन इंग्रेडिएंट्स को हम क्यों डाल रहे हैं, किस इंग्रेडिएंट का क्या रोल है। अगेन ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये आपको वाइवा में बहुत काम आएगा। आपको वाइवा में मार्क्स यही इंग्रेडिएंट्स दिलाते हैं। पहली चीज़, स्टार्च। जब भी आप टैबलेट है, टैबलेट के अंदर जब आप स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्च आपको पता है एक शुगर है जो कि पॉलीसेकेराइड है।
अब स्टार्च को हम यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट। यहाँ पे पता नहीं क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है कॉपी के अंदर, ये गलत है, आप इसको यहाँ पे ठीक करेंगे कि स्टार्च इज़ यूज्ड एज बाइंडिंग एजेंट। कि टैबलेट के अंदर मोस्टली जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना वो पाउडर फॉर्म में होती हैं या पानी होता है। आप पानी के साथ किसी पाउडर को मिक्स करें तो आप उसको जितना मर्जी जोड़ लें, जैसे ही आप उसको नीचे गिराएंगे ना बॉल को, वो टूट जाएगी। तो उस बॉल को मजबूती देने के लिए, जोड़े रखने के लिए हम उसके अंदर स्टार्च डालते हैं। क्योंकि जब हम टैबलेट्स को मार्केट के अंदर सेल कर रहे होते हैं या हम टैबलेट्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, तो उस दौरान टैबलेट्स रास्ते में बहुत दफ़ा गिर भी जाती हैं। इवन पेशेंट समटाइम इसको यूज़ कर रहा होता है तो उसके हाथ से भी गिर जाती हैं, फार्मेसी वाले के हाथ से भी गिर सकती हैं। तो इसलिए टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमने उसके अंदर स्टार्च डालते हैं ताकि जब टैबलेट गिरे तो वो टूटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेंगे। लैक्टोज़ क्या होती है? लैक्टोज़ जो है ये एक मिल्क शुगर है जो कि एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है। यानी कि टैबलेट को, जब आप टैबलेट का मिक्सचर है उसको पतला करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है मैग्नीशियम स्टीरेट। मैग्नीशियम स्टीरेट जो है इसको हम एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब होता है चिकनाहट देने वाला, शाइन देने वाला, चिपकने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशंस आपने क्या लिखनी है? प्रिकॉशंस आपने तमाम प्रैक्टिकल्स में सेम लिखनी है। पहली प्रिकॉशन, तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से वेट करना है। वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेटली बाय यूजिंग द वेइंग बैलेंस, के वेट बैलेंस इस्तेमाल करके सही से आपने वेट करना है। दूसरा, तमाम ऑपरेटर्स को आपने अच्छे से वॉश भी करना है और क्लीन भी करना है। तीसरा, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है। ये 3 प्रिकॉशंस आप सबके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास प्रैक्टिकल कौन सा हो गया? प्रैक्टिकल आपके पास हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स बाय द वेट ग्रेनुलेशन। अब सपोज करें आपके पास सवाल आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट बाय द ड्राई ग्रेनुलेशन, जो कि आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। तो आपने क्या करना है? आपने जस्ट प्रोसीजर चेंज करना है। अगेन जो हमने टैबलेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे। ऑपरेटर्स आप सेम लिखेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप सेम लिखेंगे। प्रोसीजर आप चेंज करेंगे। रोल ऑफ इंग्रेडिएंट आप सेम लिखेंगे और प्रिकॉशंस भी आप सेम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर में हमने क्या तब्दीली करनी है। ठीक है, ये ट्रे है आपको दिखाई गई है और ये पेस्टल एंड वाटर है, इसके अंदर हम ग्रेन्यूल्स इकट्ठे करते हैं। अच्छा, अब है जनाब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट बाय द ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में अगेन थियरी सेम है, ऑपरेटर सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में पहली 2 लाइंस आपने सेम लिखनी है। कौन सी लाइन थी? पहली लाइन थी कि तमाम ऑपरेटर्स को आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो कि आपने ऊपर लिखे हैं उनका आपने सही से वेट करना है। वेट किसके अकॉर्डिंग करना है? जो भी वज़न आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ऑफिशियल बुक्स के अंदर लिखा है, वो उस हिसाब से आपने इंग्रेडिएंट्स का वेट करना है। फिर आपने क्या करना है? जब आपने इंग्रेडिएंट्स का वेट कर लिया, इंग्रेडिएंट्स का वेट करने के बाद आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे कि हमने पहले प्रोसीजर में किया था कि ब्लेंड कर दें या उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर दें। जब आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देंगे ना तो ये एक स्लग बन जाएगा। स्लग का मतलब होता है एक बड़ी टैबलेट। ठीक है, क्योंकि अभी आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद टैबलेट्स नहीं बनाई, वो एक मादा बन गया है। जैसे आप आटा को गूंथते हैं, आटे में आप नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, आटा डालते हैं और आप उसको गूंथते हैं तो वो एक डो बन जाती है। उस डो को हम कहते हैं स्लग। एक बड़ी मिकदार में अगर कोई चीज़ आपके पास बनी है उसको हम स्लग कहते हैं। अब आपके पास क्या बन गया? स्लग बन गया। स्लग इज़ फॉर्म बाय द कंप्रेशन। जब आप अच्छे से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक स्लग बन जाएगा। जो लफ्ज़ स्लग है ना, ये की पॉइंट है ड्राई ग्रेनुलेशन का, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वेट ग्रेनुलेशन में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वेट ग्रेनुलेशन में हमने स्लग नहीं बनाया था, हमने चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसको छन्नी में से गुजार दिया था। बट अगर आप ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं तो उस ड्राई ग्रेनुलेशन में आपने क्या करना है? आपने स्लग बनाना है। एक बड़ी सी टैबलेट आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने इस स्लग को किस में रखना है? पेस्टल एंड मोटर के अंदर। जब भी बड़ा सारा आटे की डो बन जाएगी तो आपने इसको पेस्टल एंड मोटर के अंदर रखना है, जो कि ये वाली मोटर है। ठीक है, इसके अंदर रखना है और इसमें रखने के बाद आपने इसको अच्छे से क्रश करना है, तोड़ना है। ठीक है, ताकि वो छोटे हो जाए। अभी क्योंकि बड़ा सारा मादा है उसको हमने छोटा करना है। क्रश द ग्रेन्यूल्स आर स्क्रीन थ्रू द सीव। उसके बाद जब स्लग आपने बना लिया, उसके बाद आपने इन मादों को अब आपने छन्नी में से गुजारना है। सही हो गया? सो फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि आपने वेट ग्रेनुलेशन मेथड में स्लगिंग का प्रोसेस नहीं किया था, चीज़ों को मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद आपने वो जो जैसा भी मादा बना था आपने उसको डायरेक्ट सीव में से गुजार दिया था। उसको बाकायदा आपने एक स्लग की, एक कॉम्पैक्ट मादे की शक्ल नहीं दी थी। लेकिन अगर आप
ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड कर रहे हैं तो चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप उसको बाकायदा एक मादे की शक्ल देंगे, एक डो की शक्ल देंगे और उसके बाद आप उसको पेस्टल मोटर में डाल के तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको सीव में से गुजारेंगे। ये बस आपने 2 लाइनें चेंज करनी है। उसके बाद सेम प्रोसीजर कि अब आपने क्या करना है कि आपने सीव के अंदर या जो आपका जो मटेरियल है इसके अंदर आपने मैग्नीशियम स्टीरेट डालना है। मैग्नीशियम स्टीरेट दोनों में आपने कब डालना है, आखिर में डालना है। क्यों डालना है, ताकि ये आपकी टैबलेट को जब आप टैबलेट को कंप्रेस मशीन में डालेंगे तो ये आपकी टैबलेट को उससे चिपकने से बचाएगा, क्योंकि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, एज आ लुब्रिकेंट यूज़ होता है। तो जस्ट ये 2 लाइनें चेंज करके आप दोनों तरह के प्रैक्टिकल्स लिख सकते हैं। आई होप ये 2 प्रैक्टिकल्स आपके पास क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तीसरा प्रैक्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। बहुत आसान प्रैक्टिकल है। जब भी आपने सिरप बनाना है, ये सिंपल सिरप की बात करें, ठीक है, जब भी आपने सिरप बनाना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं सिरप बनाने के लिए। एक तो आपको शुगर चाहिए जो कि सुक्रोज़ होती है, जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, सफ़ेद चीनी जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ आपको पानी चाहिए होता है। जस्ट ये 2 चीज़ें आपने उठानी है, इनको मिक्स करना है और आपके पास सिरप बन जाएगा। अब फ़र्क ये है कि आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट में कितना आपने चीनी लेनी है और कितनी अमाउंट में आपने पानी लेना है, तो आपके पास सिरप बनेगा। अब ये जो सिरप हम बना रहे हैं ना, ये हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अगर आप यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसमें चीनी की मिकदार और होगी और पानी की मिकदार और होगी। अगर आप ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो उसमें चीनी की मिकदार और होगी, पानी की मिकदार और होगी। आप किसी भी तरह से सिरप बना रहे हैं तो आपने ज़रूर मेंशन करना है कि हमने ये सिरप बीपी के अकॉर्डिंग बनाया है या हमने ये सिरप यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी में आपको पता है जी, सिरप को आप डिफ़ाइन कर देंगे। जो भी आपके जहन में आता है सिरप के बारे में आप लिख देंगे जी, सिरप जो है वो एक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, ये स्वीट होते हैं, विस्कस होते हैं, इसके अंदर शुगर होती हैं और इसके अंदर वाटर मौजूद होता है। सिरप को हम ओरली इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर मेडिकामेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, 3 लाइनों के अंदर आप इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर दें। फिर आ जाता है कि सिंपल सिरप की प्रिपरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे। उसकी आप में उसमें से सिर्फ आप ये याद करेंगे कि ये जो सिंपल सिरप है इसको हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि हमने कैसे बनानी है, 66.1 वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज एंड वाटर। ठीक है, ये लिखना है तो लिखें, नहीं भी लिखना तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख दें कि इसको हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर्स में आप 3 चीज़ें लिख दें। बीकर, जो हमने पहले 2 ऑपरेटर्स में पढ़ा था, प्रैक्टिकल में पढ़ा था, बीकर, दूसरा स्टीरर, और तीसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है, वेट बैलेंस आपने इसके अंदर यूज़ करना है। इंग्रेडिएंट्स जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक आपको टेबल शुगर या सुक्रोज चाहिए, सफ़ेद चीनी, दूसरा आपको प्योरीफाइड वाटर चाहिए। अब चीनी कितनी चाहिए, चीनी आपको चाहिए 66.7 ग्राम्स। ये आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। अगर आपका एक्सटर्नल बहुत अच्छा है और वो आपको पास करना चाहता है ना, तो वो आपको लिखने के लिए सिंपल सिरप का प्रैक्टिकल देता है और फिर उसमें से आपसे सवाल भी करता है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सुक्रोज चाहिए 66.7 ग्राम। फिर आपको वाटर चाहिए। वाटर कितना चाहिए, वाटर आपको इतना चाहिए कि जब आप 66.7 ग्राम शुगर के अंदर पानी डालें तो टोटल वॉल्यूम जो बन जाए वो बन जाए आपके पास 100 ग्राम। इसका मतलब है 66.7 के अंदर हम कितना पानी ऐड करें, 33.3 ग्राम वाटर ऐड करें। अब बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं कि पानी तो लिक्विड होता है, उसे हम ग्राम्स में क्यों ले रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को वेट बैलेंस के ऊपर मेजर करते हैं तो वेट बैलेंस हमें ग्राम्स में ही रीडिंग देता है। अगर आप बीकर जो है वो वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे और बीकर के वज़न को आप नल या ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद आप उसके अंदर पानी डालना शुरू करेंगे तो पानी का वज़न जो आपके वेट बैलेंस के ऊपर आएगा वो ग्राम्स में आएगा। अगर आप पानी को वेट बैलेंस के अलावा बगैर वेट बैलेंस के बीकर में डालेंगे तो पानी का जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। हम क्योंकि वेट बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पानी का वज़न का जो यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे। ये आपने याद रखना है, वो एक्सटर्नल आपसे पूछ लेता है कि क्या पानी ग्राम में होता है, लिक्विड चीज़ें ग्राम में होती हैं, तो आप कहेंगे कि क्योंकि हम वेट बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट बैलेंस जो है वो ग्राम्स में मेजरमेंट देता है, इसलिए हम वाटर की जो यूनिट है वो भी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगेन आपने अपरेटस लेना है, उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, उसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वेट करना है। कितना वज़न करना है, आपने सुक्रोज़ का वज़न लेना है 66.7 ग्राम। आप ना तो 65 ले सकते हैं, ना ही 67 ले सकते हैं, ना ही 70 ले सकते हैं। एग्जैक्ट आपने सुक्रोज़ का वेट करना है और उसमें 33.3 ग्राम पानी का वज़न करके इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। दैट्स इट, जस्ट आपने ये दोनों चीज़ों को लेना है, मिक्स करना है, आपका सिंपल सिरप तैयार है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने ज़्यादा जो है वो
स्टेप्स लिखने हैं। ठीक हो गया, मैं आपको पढ़ा ज़रूर देती हूँ। नाउ एक्यूरेटली वेट 66.7 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड 33.3 ग्राम्स ऑफ वाटर। वेट अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स ऑफ वाटर इन अ बीकर। ग्रेजुअली ऐड सुक्रोज इन इट। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसा ना करें कि आपने इकट्ठा ही 33 ग्राम पानी ले लिया है और उसके अंदर आपने इकट्ठी शुगर डाल दी। आप पहले थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर शुगर को मिक्स करें, फिर आप और पानी लें, फिर आप उसके अंदर और शुगर मिक्स करें। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इकट्ठा भी मिक्स कर सकते हैं, बट तरीका ये होता है कि आप स्लो स्लो मिक्स करें। ठीक है, तो अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिखेंगे टेक 66.7 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड ऐड 33.3 ग्राम्स ऑफ वाटर, मिक्स इट वेल। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आखिर में इसको फ़िल्टर कर लेंगे, ताकि अगर थोड़े बहुत मादे रह गए हैं, चीनी का कोई हिस्सा ऐसा रह गया है जो कि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और आपके पास नीचे जो है वो बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो आ जाएगा। देन फ़िल्टर द सिरप इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो सिरप को आप फ़िल्टर कर लें और फिर इसको किसी भी बॉटल के अंदर आप शिफ्ट कर दें। अब इसमें दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सुक्रोज़ किस लिए इस्तेमाल होता है? सुक्रोज़ जो है वो मिठास देने के लिए यूज़ होता है, सिरप को मीठा करने के लिए, और पानी जो है वो उसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। अब ये जो सिरप आपने बनाया है सिंपल सिरप, ये किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। ये तो आपको जस्ट सिखाया जा रहा है कि सिंपल सिरप कैसे बनाते हैं। अगर आपने कोई सिरप बनाना है तो आप उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट डालेंगे, बट आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा राइट अ नोट ऑन सिंपल सिरप, तो आप ये दो चीज़ें डाल के सिंपल सिरप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, सुक्रोज जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है, महफूज करता है आपके प्रोडक्ट को बीमारियों से या जरासीम से। फिर आता है प्रिकॉशंस। एहतियात क्या करनी है? एहतियात यही है कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से वेट करना है, ऑपरेटर्स को अच्छे से साफ़ करना है, और अपने प्रोडक्ट को बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है। आगे लिखा हुआ है स्टोरेज की हमें ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के ऊपर, जो है सस्पेंशंस, कि आपने सस्पेंशंस को कैसे तैयार करना होता है। सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि सस्पेंशंस होती क्या है। अब यही आपके वाइवा के सवाल हैं कि सस्पेंशन क्या होती है। सस्पेंशन से मुराद होता है कि जब आप दो ऐसी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं जिनकी कुदरती तौर पर मिक्स होने की सलाहियत नहीं होती। अब ये दो जो चीज़ें होती हैं, इनमें से एक चीज़ लिक्विड होती है, दूसरी चीज़ आपके पास सॉलिड होती है। यानी कि अगर आप एक लिक्विड और एक सॉलिड को आपस में हल करना चाहते हैं, लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड कुदरती तौर पर एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते, तो इस तरह के लिक्विड और सॉलिड को आपस में मिक्स करने के लिए हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं। उन केमिकल्स को हम सस्पेंडिंग एजेंट्स कहते हैं। ये जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं ये भी केमिकल्स होते हैं। ये दो ना हल होने वाले लिक्विड और सॉलिड को आपस में हल होने में मदद देते हैं। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सस्पेंशन का, जिसको बच्चे अक्सर गलत करते हैं। तो वाइवा में सस्पेंशन और इमल्शन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बच्चों से पूछा जाता है। आप सिंपल से एग्जांपल उसको कॉमन लाइफ से ये दे सकते हैं कि आपके पास एक तो पानी है जो कि लिक्विड है, दूसरी चीज़ आपके पास रेत है। ठीक है, पानी और रेत कुदरती तौर पर एक दूसरे के अंदर हल होने की सलाहियत नहीं रखते। आप जितना मर्ज़ी उसको मिक्स करें, पानी अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। तो इस तरह के जो लिक्विड और सॉलिड होते हैं जो आपस में हल नहीं होते, इनको आपस में हल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स डालते हैं। उन केमिकल्स को हम सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि केमिकल का नाम है कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सस्पेंडिंग एजेंट है। अगर हम ये डाल देंगे तो ये पानी और ये जो रेत है ये काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि 100%, ये 80 to 90% उसके अंदर हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। और जब भी आप सस्पेंशन को देखेंगे तो सस्पेंशन कभी भी एक क्लियर फ्लूइड नहीं होता। सस्पेंशन हमेशा एक मुबहिम सा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स आपको घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं। जैसे सिरप और सस्पेंशन में फ़र्क ये है, सिरप हमेशा क्लियर सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन जो है वो क्लियर सोल्यूशन नहीं होता। इसके अंदर पार्टिकल्स या फाइबर्स आपको घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सिरप को इस्तेमाल करने से पहले हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप लाजमी तौर पर लिखते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से नहीं हिलाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो अगर आपकी प्रोडक्ट काफ़ी देर तक, महीना 2 महीना साल रखी रहेगी और आप उसके बाद उसको इस्तेमाल करेंगे तो सारे के सारे हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा। और जब आप पहली डोज़ खाएंगे तो आपके पास पानी आएगा, जब आप दूसरी डोज़ खाएंगे या आखिरी डोज़ खाएंगे तो आपके पास ड्रग ज़्यादा आएगी। इसलिए सस्पेंशन या इमल्शन के ऊपर एक आपने हेडिंग लाजमी डालनी होती है, शेक वेल बिफोर यूज़। ये भी आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपने सिरप, सस्पेंशन और इमल्शन के ऊपर देनी होती है।
ठीक हो गया। सिरप और सस्पेंशन का फ़र्क आपको समझ आ गया। सिरप आपके पास क्लियर सोल्यूशन होता है, जबकि सस्पेंशन आपके पास हेट्रोजीनस या मुबहिम सोल्यूशन होता है। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, जो कि रेत है वो सॉल्यूट है, या जो भी ड्रग होगी वो सॉल्यूट होगी, ये डिज़ोल्व नहीं होती बट गेट सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है घूमते रहना, लटके रहना। ये जो ड्रग होती है ये इसके उस पानी के अंदर, उस मेडिसिन के अंदर घूमती रहती है, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर हल नहीं होती। गेट सस्पेंडेड थ्रू आउट द मेडिसिन, पूरी मेडिसिन के अंदर ये घूमती फिरती रहती है। सॉलिड पार्टिकल्स बस यहीं तक कर लेंगे, ठीक है, आखिरी 2 लाइनों की ज़रूरत नहीं है, पहले 3 लाइन्स करेंगे। या आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन अ लिक्विड and a solid that do not have the capacity to mix together, we have to add suspending agent to mix them. This kind of preparation is called suspension. वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बताएं, बट ऑब्वियसली जब आप लिख रहे होंगे तो आपने इंग्लिश में लिखना है, तो आप इन्हीं 3 लाइनों को याद करेंगे। ऑपरेटर्स अगेन आपको वही 3 चीज़ें चाहिए, आपको बीकर चाहिए, स्टेरर चाहिए और वेट बैलेंस चाहिए। अब इंग्रेडिएंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंग्रेडिएंट्स में इसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप क्वांटिटी भी याद रखेंगे। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक ऐसी सस्पेंशन जिसके अंदर हमने मेट्रोनिडाज़ोल डाला है। मेट्रोनिडाज़ोल एक ड्रग है जो कि एंटीबायोटिक है। ये मोस्टली जो पेट के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि किसी को डायरिया हो जाए, मोशन लग जाए, पेचिश लग जाएँ, या डायसेंट्री होता है ऐसा डायरिया या ऐसे मोशन जिसमें खून आ रहा होता है पेशेंट को, तो इस तरह की जो मसाइल होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को मेट्रोनिडाज़ोल नामी टैबलेट्स भी दे सकते हैं, सस्पेंशन भी दे सकते हैं। अब जो आपके पास टैबलेट्स होती हैं, ये फ्लैजल के नाम से आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप मोशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप सस्पेंशन, आप टैबलेट्स नहीं लेना चाहते, जैसे बच्चे होते हैं तो वो टैबलेट्स को मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, तो हम उनको सस्पेंशन पे डाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपको क्या चाहिए, मेट्रोनिडाज़ोल चाहिए। कितनी चाहिए, 4 ग्राम आपने अच्छे से वज़न करना है। फिर लिखा हुआ है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज यानी कि शुगर, ये सुक्रोज नहीं है, ये मोनोसेक्राइड है, डैट इज़ ग्लूकोज। C6H12O6 कितनी चाहिए हमें, 30 ग्राम्स चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें चाहिए कार्बो ऑक्सी, यहाँ स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कार्बोनाइल लिखा हुआ है, कार्बोनाइल लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ है कार्बो ऑक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये हमें चाहिए 0.76 ग्राम्स चाहिए। फिर हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल, ये चाहिए 0.1 ml, बहुत थोड़ा सा, 2 से आई थिंक 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हमें चाहिए। फिर हमें चाहिए क्लोरोफॉर्म सिपरेट जो कि 0.03 ml चाहिए। फिर हमें चाहिए सोडियम बेंजोएट जो कि हमें 6.07 ग्राम्स चाहिए। आप जस्ट 6 ग्राम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनके नाम याद करने हैं और इनकी क्वांटिटी आपने याद कर लेनी है। अब आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले क्या करना है, अगेन आपने जो ऑपरेटर्स है उसको अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद सेकंड लाइन आप लिखेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से वेट कर लेना है। जब आपने वेट कर लिया ना, तो अब आप क्योंकि सस्पेंशन बना रहे हैं, सस्पेंशन में जो चीज़ें होती हैं ना वो आपस में ठीक से अगर आप तमाम केमिकल्स को एक साथ मिक्स कर देंगे ना तो सस्पेंशन फूल जाती है, वो केमिकल्स आपस में बिल्कुल भी हल नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सस्पेंशन को बनाने के लिए हमें इसको पार्ट्स के अंदर मिक्स करना पड़ता है। अब पार्ट्स के अंदर मिक्स करने से क्या मुराद है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 जगहों पे आप पानी ले लेंगे, 3 बीकर ले लेंगे, बीकर नंबर 1, 2 और 3। एक बीकर में 10 ml पानी डाल लेंगे, दूसरे बीकर में 10 ml पानी डाल लेंगे और तीसरे बीकर में भी आप 10 ml पानी डाल लेंगे। जो पहला बीकर है जिसमें आपने 10 ml पानी डाला है उसके अंदर आप सोडियम बेंजोएट डाल दें। जो दूसरा बीकर है उसके अंदर, जिसके अंदर आपने 10 ml पानी डाला है उसके अंदर आप क्लोरोफॉर्म सिपरेट डाल दें। जो तीसरा बीकर है जिसके अंदर आपने 10 ml पानी डाला है उसके अंदर आप कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज डाल दें। ठीक है, तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीकर नंबर 1 में ही आपने जो है वो सोडियम बेंजोएट डालना है, आप इसको बीकर नंबर 3 में भी कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि जो तीनों केमिकल हैं इनको आपने एक साथ मिक्स नहीं करना, इनको आपने अलग अलग पानी के अंदर मिक्स करना है। ठीक हो गया। पहले बीकर में हमने क्या डाला, तीनों बीकर में 10-10 ml पानी डाला। पहले बीकर में सोडियम बेंजोएट डाल दिया, एक बीकर में हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, तीसरे बीकर में हमने क्या डाल दिया, मिथाइल सेलुलोज डाल दिया। अब जब आपने इनको डाल दिया है, अब आपने इनको अच्छे से अलग अलग मिक्स करने के बाद आप इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा एक बीकर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इकट्ठा हमने क्यों नहीं किया था पहले कि हम एक ही बीकर में पानी ले लेते, उसमें इकट्ठी चीज़ें डाल देते तीनों, तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, एक दूसरे की हल होने की सलाहियत को ये ख़राब कर देती हैं। इसलिए हमने इनको पहले अलग अलग हल किया, हल करने के बाद हमने इनको क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स द मिक्सचर टू गेट द होमोजेनाइज्ड होमोजेनस सोल्यूशन। अब आपके पास एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद नाउ ऐड द अबव प्रिपेयर्ड मिक्सचर इनटू द 500 ml बीकर। अब आपने क्या करना है, इन तीनों मिक्सचर को एक बड़े
बीकर के अंदर आपने डालना है। कितना बीकर ले लेना है, जो भी बड़ा बीकर है, 500 ml का है, 1000 ml का है, उसके अंदर आपने इसको डालना है। डालने के बाद अब आपने अगेन इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए आपने या तो मशीन से, जो मशीन स्टिरर मशीन अवेलेबल होती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, या आप 30 मिनट तक खुद ही उसको हाथ से मिक्स करते रहेंगे। बेहतर है कि आप उसको मशीन से मिक्स करें। मिक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ें नीचे ना बैठ जाएँ, वो आप जितनी वो हल हो सकती हैं उतनी हम उसके अंदर हल कर देंगे। नाउ ऐड मेट्रोनिडाज़ोल। अब आखिर में आपने इसके अंदर ड्रग डालनी है। अगर आप ड्रग पहले डाल देंगे तो वो ड्रग जो है वो रिएक्ट कर जाएगी और आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपने कब डालना है, लास्ट में डालना है। नाउ ऐड मेट्रोनिडाज़ोल एंड मिक्स इट। अब आपने इसको क्या करना है, मिक्स करना है। आखिर में आप क्या डाल देंगे, आप ऑरेंज ऑयल डाल देंगे। ऑरेंज ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं, ये हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, जो कि आपकी सस्पेंशन को थोड़ा सा माल्टे का जायका देगा, क्योंकि सस्पेंशन मोस्टली बच्चों को दी जाती हैं और बच्चों को फ्लेवर्स वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, अदरवाइज़ बच्चे जो है वो दवाइयों को मुंह से निकाल देते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल क्योंकि एक बहुत कड़वा साल्ट होता है, तो इसलिए हम उसके अंदर ये फ्लेवर डालते हैं। उसके बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके फाइनल वॉल्यूम बना लेना है। बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल है। क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपरेटस लेना है, उनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से वज़न करना है। फिर आपने 3 10-10 ml वाले बिकर लेने हैं, उनके अंदर 10-10 ml पानी डालना है। एक के अंदर सोडियम बेंजोएट डालना है, एक के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डालना है और एक के अंदर आपने मिथाइल सेलुलोज, कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज डाल देना है। डालने के बाद आपने उनको अच्छे से, तीनों को अच्छे से अलग अलग मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उन तीनों को एक बीकर में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद भी उसको 30 मिनट तक आपने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आखिर में आप क्या डालेंगे, मेट्रोनिडाज़ोल डालेंगे और आप अपना ऑरेंज ऑयल डालेंगे और फिर से आप उसको मिक्स करके फाइनल वॉल्यूम जो है वो आप एडजस्ट कर लेंगे जितना आपको चाहिए। अब इंडिकेशंस लिखी हुई है। इंडिकेशंस होता है यूज़ कि हमने इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। इंडिकेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जस्ट प्रिकॉशंस लिख देंगे। जो प्रिकॉशंस हमने पहले 3 प्रैक्टिकल में पढ़ी हैं कि तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से साफ़ करें, चीज़ों को अच्छे से वज़न करें और बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखें। ठीक हो गया। और ये भी लिख दें कि राइट डाउन द लेबल डैट शेक वेल बिफोर यूज़, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए लास्ट प्रैक्टिकल जो कि आज हमने करना है, वो है इमल्शंस को प्रिपेयर करना। बहुत आसान प्रैक्टिकल है, बट बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले इसमें से आपसे वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं। अब इमल्शन क्या होती है, इमल्शन से मुराद है कि अगर हम 2 ऐसे लिक्विड्स को आपस में हल करना चाहते हैं जो कि कुदरती तौर पर आपस में हल होने की सलाहियत नहीं रखते, इस तरह के लिक्विड को आपस में हल करने के लिए हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं। उन केमिकल्स को हम इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे ना इंग्रेडिएंट्स के अच्छा यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मसला ये है सस्पेंशन वाले में कि ये जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना, इनका ये नहीं लिखा हुआ कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या मकसद है, कौन सा इंग्रेडिएंट किस काम में आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, या आप अपने जहन में रख लेंगे या कहीं पे भी ना, यहीं पे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप ऐड अप कर लेंगे। मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, ये एंटीबायोटिक है जो कि हम मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है C6H12O6, ये क्या है, ये शुगर है जो कि हम थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर है कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये की पॉइंट है इस प्रैक्टिकल का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ सस्पेंडिंग एजेंट। जब भी वो आपसे वाइवा पूछेगा ना, वो आपसे पूछेगा कि इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में से सस्पेंडिंग एजेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज एज आ सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है ऑरेंज ऑयल, इसको हम यूज़ करते हैं फ्लेवर देने के लिए। फिर है सिप्रिट क्लोरोफॉर्म, ये किस लिए यूज़ होता है, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव भी होता है और ये सस्पेंशन को फोमी होने से जैसे उसके अंदर बबल्स बनने से उसको बचाता है। ठीक है, एंटी फोमिंग एजेंट होता है, या इसको आप प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ाता है। और सोडियम बेंजोएट्स एक प्रिजर्वेटिव है, महफूज कनंदा है, ये आपकी सस्पेंशन को की लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स के यूजेस आपको लाजमी तौर पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाएं जी इमल्शन। इमल्शंस क्या थी, इमल्शन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। इमल्शन और सस्पेंशन में फ़र्क ये है कि जो इमल्शन होती है इसमें भी, पहले तो हम इसमें सिमिलैरिटी क्या है, इमल्शन में भी हम 2 चीज़ों को मिक्स करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंशन में भी हम 2 चीज़ों को, 2 ना हल होने वाली चीज़ों को मिक्स करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इमल्शन में भी 2 ना हल होने वाली चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क ये है, इमल्शन में जो 2 ना हल होने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो दोनों लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन में जो 2 ना हल होने वाली चीज़ें होती हैं उनमें से एक लिक्विड होता है, एक आपके पास सॉलिड होता है। जैसे कि पानी और रेत, इनको मिक्स करके आप कुछ बनाएंगे तो ये सस्पेंशन बनेगी। दूसरी एग्जांपल है आपके पास पानी और ऑयल, दोनों आपस में हल नहीं होते लेकिन दोनों लिक्विड्स हैं, इनको अगर आप मिक्स करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो इमल्शन कहलाएगी। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया होगा।
जो आप पानी और रेत को मिक्स करने के लिए केमिकल डालेंगे उसको सस्पेंडिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि वो सस्पेंशन बन रही है। पानी और तेल को मिक्स करने के लिए जो आप केमिकल डालेंगे उसको आप इमल्सीफाइंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि उससे क्या बन रही है, इमल्शन बन रही है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, कि ऐसे लिक्विड जो कि कुदरती तौर पर आपस में हल नहीं होते हैं, उन लिक्विड्स को आपस में हल करने के लिए हम जो केमिकल्स डालते हैं उन केमिकल्स को इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम इमल्शन कहते हैं। सो इमल्शन भी कैसी होती है, एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है जिसमें दो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इममिसिबल मीन जो आपस में हल नहीं हो सकते, आर मिक्सड विद द हेल्प ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट। इसमें हम दो ना हल होने वाले लिक्विड्स को इमल्सीफाइंग एजेंट की मौजूदगी में हल करते हैं। इसी तरह से अगर आप सस्पेंशन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सस्पेंशन इज़ अ अनस्टेबल मिक्सचर इन विच वन लिक्विड एंड वन सॉलिड आर मिक्सड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। वन इमिसिबल सॉलिड एंड वन इमिसिबल लिक्विड, ये डिफरेंस रखेंगे। ओके जी, देन आता है जी कितने तरीक़ों से हम इमल्शन बना सकते हैं। तो इमल्शन को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, वेट गम मेथड, और दूसरा आपके पास आता है ड्राई गम मेथड। दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है, सिर्फ डालने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है जी। अपरेटस आपको अगेन वही चाहिए जो आपने याद किए हैं, वेट बैलेंस, बीकर, स्टिरर, पेस्टल एंड मोटर, ये चारों आप सब में लिख सकते हैं। अब आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए आपको जस्ट। एक आपको ऑयल चाहिए, एक आपको पानी चाहिए, और एक आपको इमल्सीफाइंग एजेंट चाहिए। इमल्सीफाइंग एजेंट कौन सा होता है, अकेशिया पाउडर, गोंद कीकर, जो कि आप फार्माकोग्नोजी में पढ़ के आएंगे, अकेशिया अरेबिका, अकेशिया सेनेगल जो आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये आप वहाँ पे आपने इसके यूजेस में पढ़ा था कि अकेशिया एज अ इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ होता है। इस तरह से सस्पेंडिंग एजेंट की एग्जांपल क्या पढ़ी थी हमने अभी, कार्बोऑक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो अगर आप ये अच्छे से सुन रहे हैं लेक्चर तो आपको ऑटोमेटिकली वाइवा भी तैयार होता जा रहा है। मुझे अलग से इसके लिए वाइवा की वीडियो बनाने की ज़रूरत आई थिंक पेश नहीं आएगी। ओके जी, अब आपने डिस्टिल्ड वाटर कितना लेना है और ऑयल कितना लेना है और अकेशिया कितना लेना है, इसकी ना एक रेशो होती है। अच्छा, ऑयल कौन सा लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल को क्या कहते हैं उर्दू में, अड़ंत का तेल कहते हैं, ठीक है। ये आपको, ये बहुत थिक सा एक ऑयल होता है। अब आपने इसकी परसेंटेज देखनी है। अगर आप अकेशिया एक हिस्सा ले रहे हैं तो उसका 2 हिस्सा आपने पानी लेना है, और जितना आप पानी ले रहे हैं उसका आपने डबल ऑयल लेना है। दोबारा बताती हूँ, अगर आप अकेशिया एक हिस्सा ले रहे हैं तो 2 हिस्से पानी लेंगे और 4 हिस्से क्या लेंगे, ऑयल लेंगे। तो आपने रेशो याद रखनी है, ऑयल, वाटर एंड अकेशिया। 4 हिस्से ऑयल, 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा अकेशिया। इसका मतलब ये है कि अकेशिया अगर हम 4 ग्राम ले रहे हैं तो पानी कितना लेंगे, डबल लेंगे। कितना हो जाएगा, 8 ml या 8 ग्राम भी कह सकते हैं आप, अगर आप वेट बैलेंस पे करेंगे। अब अगर अकेशिया आपने 4 लिया है तो अकेशिया का हमने 4 गुना क्या लेना था, ऑयल लेना था। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, तो 16 हमने कितना ले लिया, 16 ml हमने ऑयल ले लिया। अब आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड करनी है उसमें भी सेम है, ऑयल, वाटर एंड अकेशिया। सबसे कम अकेशिया, अकेशिया से ज़्यादा डबल पानी, और पानी से भी ज़्यादा हमने क्या लेना है, ऑयल। सबसे ज़्यादा क्या लेना है, हमने ऑयल लेना है, सबसे कम क्या लेना है, अकेशिया लेना है। अब फ़र्क क्या है, अब आपने सबसे पहले वही बात लिखनी है कि आपने तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपने वज़न कर लेना है। वज़न करने के बाद अगर आप वेट ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेट का मतलब होता है गीला, वेट, W से वेट, W से वाटर। तो आपने पहले पानी उठाना है और उस पानी के अंदर आपने अकेशिया को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अच्छे से पेस्टल एंड मोटर के अंदर उसको अच्छे से रगड़ना है, क्योंकि अकेशिया आपको पता है एक हार्ड सा मिक्सचर होता है चिपकने वाला, तो उसको पानी में मिक्स करने में टाइम लगेगा। तो आपने पेस्टल एंड मोटर के अंदर अच्छे से अकेशिया को पहले मिक्स करना है। मिक्स करने को कहते हैं टिचुरेट करना, ठीक है, रगड़ना, कि पेस्टल एंड मोटर के अंदर आपने उसको अच्छे से टिचुरेट करना है ताकि वो एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। देन ऐड कैस्टर ऑयल, और फाइनल वॉल्यूम फिर आपने मेनटेन कर देना है, ठीक है। वेट ग्रेनुलेशन मेथड में पहले किस किस को मिक्स किया है, पानी के साथ अकेशिया को मिक्स किया है, उसको अच्छे से टिचुरेट किया है, और फिर हमने क्या ऐड कर दिया है, कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में हम क्या करेंगे, ड्राई में हम पहले पानी नहीं उठाएंगे, पहले हम ऑयल उठाएंगे। कैस्टर ऑयल के अंदर हम पहले अकेशिया को मिक्स करेंगे, ठीक है, पेस्टल मोटर के अंदर डालेंगे, टिचुरेट करेंगे। टिचुरेट करने के बाद फिर हम उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, और फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट करें। जस्ट ये डिफरेंस है,
ठीक है। आई थिंक आपको याद रहेगा, यही की पॉइंट है, यही आपका वाइवा का सवाल है, यही आपका प्रैक्टिकल है। आपको कहे कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड लिखें, तो पहले पानी को अकेशिया के साथ मिक्स करें, टिचुरेट करें पेस्टल एंड मोटर के अंदर, और फिर उसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल के उसको अच्छे से टिचुरेट करें और फाइनल वॉल्यूम बना लें। अगर आप ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड कर रहे हैं तो पहले आप ऑयल लें, ऑयल के अंदर अकेशिया को मिक्स करें, टिचुरेट करें पेस्टल एंड मोटर के अंदर, फिर आप आखिर में पानी डालें। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास ड्राई गम मेथड बन जाता है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इनके रोल क्या क्या हैं। कैस्टर ऑयल जो है वो एक ऑयल है जो कि हमने पढ़ा ना, जब भी हम इमल्शन बनाते हैं तो हमें एक ऑयल चाहिए होता है और एक वाटर चाहिए होता है। तो ऑयल जो है वो उसको लिक्विड प्रोवाइड करेगा, ऑयल जो है वो उसकी बेस बनाएगा। और ऑयल हमने ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया, आपने अमाउंट भी याद रखनी, ये भी आपका MCQ है, ये भी आपका वाइवा का सवाल है कि कितना अकेशिया हो, कितना पानी हो और कितना आपके पास जो है वो ऑयल होना चाहिए। 1 हिस्सा अकेशिया, 2 हिस्से पानी, 4 हिस्से आपके पास ऑयल होना चाहिए। तो वाटर किस लिए यूज़ होता है, वाटर सॉल्वेंट है, चीज़ों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अकेशिया किस लिए इस्तेमाल होता है, अकेशिया एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होता है। उसके बाद है प्रिकॉशंस आपको पता है, अच्छे से अपने अपरेटर्स को साफ़ करें, क्लीन करें, आपकी जो चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स उनको अच्छे से आप वेट करें, और वेट करने के बाद जब आप प्रोडक्ट बना लें तो उसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो ये थे जनाब आपके 5 प्रैक्टिकल्स अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि आपके डोजेज फॉर्म के बारे में थे कि आपने इनको कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलेजेस ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।